नमस्कार। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से माहौल गर्म है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच एक ऐसा संघर्ष छिड़ गया है जिसके नतीजे शायद पूरी दुनिया पर असर डालेंगे। तो आइए इस उलझती हुई कहानी की परतों को खोलते हैं। हमलों के ठीक बाद हुआ क्या? हुआ ये कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका अचानक से बैकफुट पर आ गई। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी और इसके नतीजे बहुत तेजी से सामने आने लगे। तो इस सरप्राइज अटैक का अमेरिका पर फौरन क्या असर पड़ा? चलिए देखते हैं कि वो कौन से पहले और सबसे ठोस नतीजे थे जिन्होंने वॉशिंगटन को हिला कर रख दिया। अमेरिका को एक बहुत ही बड़ा और चिंताजनक कदम उठाना पड़ा। सऊदी अरब और कुवैत जैसे अहम देशों में अपने दूतावासों को बंद करना पड़ा और अपने नागरिकों को साफ साफ कह दिया गया कि वो तुरंत वहां से निकल जाएं। इसके बाद तो जैसे एक के बाद एक क्राइसिस की झड़ी लग गई। सऊदी अरब में दूतावास पर ड्रोन से हमला हुआ, ओमान में अमेरिकी नागरिकों को शेल्टर लेने की सलाह दी गई और बहरीन में अमेरिकी एयरबेसिस को निशाना बनाया गया। इतना ही नहीं, बहरीन की सड़कों पर ईरान के समर्थन में प्रोटेस्ट भी शुरू हो गए, जिससे हालात और भी तेजी से बिगड़ने लगे। और फिर इस स्ट्रेटेजिक चेस गेम के बीच आई वो खबर जो दिखाती है कि इसकी असली कीमत क्या है। कुवैत में एक अमेरिकी बेस पर हुए हमले में 6 सैनिकों की जान चली गई, जो इस टेंशन की गंभीरता को साफ साफ दिखा रहा था। अब अमेरिका के एक्शन के बाद बारी थी ईरान की रिएक्शन की, और जैसा कि सोर्सेज बताते हैं, उनका जवाब सिर्फ तेज नहीं था, बल्कि एक मल्टी फ्रंट स्ट्रैटेजी का हिस्सा था जिसने सबको हैरान कर दिया। ईरान का पहला मूव एकदम सीधा और बोल्ड था। तेल अवीव का आसमान ईरानी मिसाइलों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ये इजराइल के दिल पर एक सीधा और खुला मिलिट्री स्ट्राइक था। लेकिन बात सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स तक ही सीमित नहीं रही। ईरान ने इस लड़ाई को इकोनॉमिक फ्रंट पर भी ले जाते हुए यूएई के फुजेरा पोर्ट पर ड्रोन से हमला किया। ये वो पोर्ट है जहां से दुनिया की ऑयल सप्लाई की एक बड़ी धमनी गुजरती है। और शायद उनका सबसे ऑडेशियस मूव था बहरेन में मौजूद अमेरिकन नेवी की 5th फ्लीट को निशाना बनाना। ये मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री पावर का सबसे बड़ा सिंबल है, और इस पर हमला करना अमेरिका को एक सीधी चुनौती थी। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजिक पॉइंट निकल कर आता है। ये स्लाइड एक बड़े इम्बैलेंस को दिखाती है। देखिए, एक तरफ ईरान के अपने बनाए हुए सस्ते हथियार हैं जिन्हें वो जल्दी से बना सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरी तरफ हैं अमेरिका और इजराइल के बेहद महंगे और कॉम्प्लेक्स हथियार जो एक लंबी चौड़ी इंटरनेशनल सप्लाई चेन पर डिपेंड करते हैं। ये दिखाता है कि आज की जंग सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं, बल्कि प्रोडक्शन कैपेसिटी और कॉस्ट से भी लड़ी जाती है। अब ईरान के इतने जबरदस्त रिएक्शन को देखकर एक बेसिक सवाल दिमाग में आता है, आखिर ये सब शुरू ही क्यों हुआ? सोर्स के मुताबिक ये वो सवाल है जिसका अमेरिकन और इजरायली ऑफिशियल्स कोई सीधा और साफ जवाब नहीं दे पाए हैं। मतलब ये वो सवाल है जिसने इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के वजह पर ही एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। और जैसा कि सोर्स बताते हैं, इस सवाल का जवाब देने में अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही उलझा हुआ दिखा। जरा अमेरिकी अधिकारी रूबियो का ये बयान देखिए। ये लॉजिक ही बड़ा गोलमोल है। उनका कहना है कि क्योंकि उन्हें पता था कि ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा, इसलिए उस जवाबी कार्रवाई को रोकने के लिए उन्होंने पहले ही हमला कर दिया। ये तो एक तरह का सर्कुलर लॉजिक हुआ है ना? और ये कन्फ्यूजन सिर्फ एक ऑफिशियल तक ही नहीं था। जैसा कि हम देख सकते हैं, जंग की वजह बार बार बदली गई। ट्रंप ने पहले रिजीम चेंज की बात की, फिर कहा कि मिसाइल प्रोग्राम को रोकना है। नेतान्याहू ने इसे भविष्य के ब्लैकमेल से बचने का तरीका बताया। ये बदलते हुए तर्क कहीं ना कहीं एक क्लियर स्ट्रैटेजी की कमी की तरफ इशारा करते हैं। और इस पॉलिटिकल और मिलिट्री चेस गेम के बीच ईरान के अंदर कुछ ऐसा हुआ, एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जिसने सोर्स के मुताबिक पूरा डायनामिक ही बदल दिया और ईरानी लोगों को एक तरह से एकजुट कर दिया। ईरान के मिनाब शहर में एक प्राइमरी स्कूल पर हमला हुआ और इसमें 160 से ज़्यादा बच्चियों की मौत की खबर आई। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसने सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जाहिर है, इस हमले की इंटरनेशनल लेवल पर जोरदार निंदा हुई। यूनेस्को ने इसे ह्यूमैनिटेरियन लॉ का साफ साफ उल्लंघन बताया। लेकिन आयरनी देखिए, इस हमले का असर हुआ तो, पर उम्मीद से बिल्कुल उल्टा। शासन को कमजोर करने के बजाय इस त्रासदी ने ईरानी लोगों को अपने सारे मतभेद भुलाकर हमलावरों के खिलाफ एकजुट कर दिया। जो गुस्सा शायद बटा हुआ था, वो अब एक हो गया था।
तो चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इस ग्लोबल चेस बोर्ड पर बाकी प्लेयर्स की चालें क्या हैं, क्योंकि इस आग का असर अब सिर्फ मिडल ईस्ट तक ही नहीं रह गया था। देखिए, दुनिया के बड़े प्लेयर्स इस गेम को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। चाइना के अपने कैलकुलेशंस हैं, यूरोप परमाणु एस्केलेशन को लेकर परेशान है और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी तेल के दाम को लेकर टेंशन में है। सोर्सेस के मुताबिक चाइना के लिए तो ये एक तरह का लाइव इंटेलिजेंस गैदरिंग मिशन है। वो अमेरिकन मिलिट्री टैक्टिक्स को स्टडी कर रहा है, शायद ताइवान के लिए तैयारी करने के लिए, और ये उम्मीद भी कर रहा है कि अमेरिका इस लंबी लड़ाई में फंसकर कमजोर हो जाए। और इसी बीच फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन का एक बयान आता है जो एक बड़ा ही गहरा विरोधाभास खड़ा करता है। एक तरफ ईरान पर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए हमला हो रहा है और दूसरी तरफ एक बड़ी वेस्टर्न पावर खुद अपने न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ाने का ऐलान कर रही है। और इस पूरी ग्लोबल सिचुएशन के बीच ईरान ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब बातचीत का वक्त खत्म हो चुका है, डिप्लोमेसी इज ओवर, और इससे एक लंबे और अनिश्चित संघर्ष का मंच तैयार हो गया है। तो आखिर में हम इस बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, जब मिलिट्री पावर के मिथ टूट चुके हैं, डिप्लोमेसी के दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो फिर एंड गेम क्या है? इस संघर्ष का आखिरी पड़ाव क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले कई सालों तक दुनिया को ढूंढना पड़ेगा।